हेलो दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आज हम जानेंगे कि नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। जनता को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए कल्याणकारी राज्य स्थापित करना हमारे भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान भाग 4 में नीति निर्देशों का वर्णन किया गया है। आगे मैं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाला हूँ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्रीय और राज्य स्तर की सरकारों को एक प्रकार के दिए गए निर्देश हैं। यद्यपि ये सिद्धांत न्याय योग्य नहीं होते, लेकिन ये देश के प्रशासन में मूल भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्थिक न्याय की स्थापना एवं कुछ लोगों के हाथों में धन के संचय को रोकने के लिए इन्हें संविधान में शामिल किया गया है। इसलिए कोई सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकती। नीति निर्देशक तत्व सरकार को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, यानी सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पता चल गया होगा। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको इसका वर्गीकरण के बारे में बताता हूँ। सामान्य तौर पर नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी विषय वस्तु और दिशा के आधार पर इन्हें 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रकार है आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। इसमें लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए राज्य निम्नलिखित प्रयास करेगा। पहला प्रयास होगा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाना। दूसरा, कुछ हाथों में संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना। थर्ड, समान कार्यों के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को समान पारिश्रमिक मिले। फोर्थ, स्त्री पुरुष और बच्चों के लिए योग्य रोजगार एवं कार्य का स्वच्छ वातावरण तैयार करना। फिफ्थ, बच्चों को शोषण और नैतिक अधोगति से बचाना। यानी मोटे तौर पर इसके अंदर लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए राज्य ये सारे प्रयास करता रहेगा। इसकी दूसरी श्रेणी आती है गांधीवादी सिद्धांत। इनमें कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो महात्मा गांधी के आदर्शों के आधार पर बनाए गए हैं, जो कि है पहला, गांव में पंचायत का गठन करना। दूसरा, गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तीसरा, नशीले पदार्थों और शराब आदि पर प्रतिबंध लगाना, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। चौथा, गाय भैंस आदि दुधारू पशुओं की नस्लों को सुधारना और उनके वध पर प्रतिबंध लगाना। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और समस्याओं को हल करना। इसके अंदर विश्व शांति एवं सुरक्षा की दिशा में सहयोग का वातावरण तैयार करने के लिए भारत निम्नलिखित कदम उठाता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्यायोचित एवं सम्मानजनक संबंध बनाना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधि से उत्पन्न दायित्वों का सम्मान करना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को पारस्परिक समझौतों के द्वारा सुलझाना। इसके बाद इसकी चौथी श्रेणी और आखिरी श्रेणी आती है, जो है विविध नीति निर्देशक सिद्धांत। इस वर्ग के सिद्धांत राज्य को निर्देश देते हैं कि सभी भारतीयों के लिए समान आचार संहिता बनाई जाए। दूसरा, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण किया जाए। तीसरा, पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाना एवं वन्य जीवन का संरक्षण करना। चौथा, निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था भी की जाए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। इससे पहले कुछ अध्यायों में मैंने आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताया था। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक माने जाते हैं, क्योंकि इनके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। आगे चलते हैं और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो अंतर है उसको जानते हैं। तो जैसा आपको पता है कि मौलिक अधिकार नागरिकों की वे मांगे हैं जिनको राज्य ने मान्यता दी है। इनका स्वरूप यह है कि ये सरकार की कुछ शक्तियों पर रोक लगाती हैं, अतः ये अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं। दूसरी ओर नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है। सरकार को इनको हर स्तर पर लागू करना पड़ता है ताकि देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए। और नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार हम नागरिकों के लिए होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों पर कोई सीमा नहीं है, जबकि मौलिक अधिकारों पर कई सारे सीमाएं लगाई गई हैं। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा नहीं लागू करवाया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व समाज के हित के लिए आवश्यक हैं,
जबकि मौलिक अधिकार व्यक्तियों के हित के लिए आवश्यक होते हैं। इस तरह से नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में बहुत अंतर पाया जाता है और कभी कभी इन दोनों के अंतर विरोधाभास भी पैदा हो जाता है। सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को भी सीमित कर सकती है, जैसे संविधान के 44वें संशोधन 1978 में किया था। इसके अंदर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। पहले यह अधिकार मौलिक अधिकारों के अंदर आता था और मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे मौलिक अधिकार 6 ही हो गए हैं। दरअसल एक बार देश के अंदर सूखा पड़ा, लाला बनियों ने अनाज इकट्ठा करके जमा कर लिया और उस अनाज को वे ऊंचे ऊंचे दामों पर बेच रहे थे और लोग भूखे मर रहे थे। सरकार उनकी संपत्ति छीन नहीं सकती थी क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। इसलिए सरकार ने 1978 में 44वें संशोधन के जरिए संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को यानी अनुच्छेद 31 को निकाल दिया और उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। इस तरह अगर कोई सरकार चाहे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को भी सीमित कर सकती है, क्योंकि संविधान के अंदर बताया गया है कि समाज का हित सबसे ऊपर होगा, ना कि व्यक्ति पर्सनल का। तो व्यक्ति के हित से ये ऊपर होता है। सरकार ने समाज को हित में ध्यान में रखते हुए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया। तो दोस्तों, यह था मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर। आगे चलते हैं और मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध ढूंढते हैं। तो इन अंतरों के बावजूद दोनों में बहुत गहरा संबंध होता है। मौलिक अधिकार जहां राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की। कोई भी सरकार नीति निर्माण एवं योजनाएं बनाने में इनकी अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार अपने कार्यों के लिए आम जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए इन सिद्धांतों के पीछे कानूनी स्वीकृति नहीं है, परंतु अंतिम स्वीकृति लोगों की ही होती है। इसलिए ये एक तरह से लोगों के उस पर ही काम करता है। तो कोई भी सत्तारूढ़ दल यदि इन सिद्धांतों पर अमल नहीं करता तो जनता उसे दोबारा सत्ता में आने से रोक सकती है। इस तरह हमारा संविधान मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संश्लेषण कायम करता है। दोनों एक साथ संविधान के मूल तत्व होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक को हम यही ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।